हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो पॉलिटिकल लेक्चर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ही है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे संविधान बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो निभाई है संविधान सभा ने। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, वो एक प्रकार की निकाय थी, बॉडी थी, जिसने भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनाने का काम किया है। ये सभा जो है 1946 में बनी थी और इसमें अलग अलग भारतीय नेता और जो प्रतिनिधि थे वो शामिल थे, जो कि भारत के सभी हिस्सों से चुने गए थे। अब 2 मिनट खाली बस एक ओवरव्यू समझ लीजिए, फिर हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान सभा का मेन पर्पस क्या था? संविधान का मसौदा तैयार करना। मतलब संविधान सभा ने भारत के लिए एक नया संविधान तैयार किया जो कि देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का आधार बना। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें सरकार का चुनाव जो है वो जनता करती हो। ठीक है, इस संविधान के तहत देश की सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, देश के कानून और नीतियां कैसे बनेगी, इन सभी बातों का निर्धारण जो है वो किया गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसने विभिन्न समितियों का गठन किया। इन समितियों के रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान के अलग अलग हिस्से जो है वो तैयार हो पाए हैं। अब इन समितियों ने काम क्या किया? जो कमेटी बनी थी, इन सब ने अलग अलग तरीके से काम किया, अलग अलग हिस्सों पर काम किया। जैसे किसी ने फंडामेंटल राइट्स पर काम किया, माइनॉरिटी राइट्स पे काम किया, किसी ने फेडरल स्ट्रक्चर पे काम किया, किसी ने स्टेट रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर विचार किया। तो इस तरीके से इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान के अलग अलग हिस्से जो है वो तैयार हो पाए। इन सारी कमेटियों का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की रूपरेखा भी भारत की जो संविधान सभा थी उसने ही रखी है। स्वतंत्र भारत कैसा दिखेगा, उसकी शासन प्रणाली कैसी होगी, लोगों के अधिकार और जो कर्तव्य हैं, जो राइट्स हैं उनके, और जो ड्यूटीज है वो क्या होंगी। इस काम में लगभग 3 साल का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी बनने की मांग कब से उठी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसके गठन की मांग इतिहास में कब उठी थी और किन किन व्यक्तियों ने उठाई थी। तो सबसे पहले देखा जाए तो 1894-95 में बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने स्वराज विधेयक की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने भारतीयों के लिए स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करी थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए, इसकी मांग उठाई थी। उनका मानना था कि भारत के संविधान का निर्माण जो हो वो भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। आगे चलकर 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने भारतीयों के लिए अपने संविधान को तैयार करने का अधिकार मांगा। 1934 में आते हैं एम एन रॉय। काफी इंपॉर्टेंट है ये। एम एन रॉय, जिन्हें साम्यवादी आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने पहली बार संविधान सभा के विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि यह पहली बार था जब एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई थी। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार संविधान सभा के विचार को स्पष्ट रूप से किसने प्रस्तुत किया था? तो एम एन रॉय ने किया था 1934 में। ठीक है, इससे पहले भी संविधान सभा को बनाने की मांग तो उठी थी, बट अलग अलग रूप में हमको देखने को मिल रही थी। स्पष्ट रूप से संविधान सभा को बनाने की मांग जो है वो 1934 में एम एन रॉय के द्वारा हमको देखने को मिलती है। फिर आगे चलकर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग को समर्थन दिया, जो स्वतंत्र भारत के लिए एक प्रमुख राजनीतिक कदम था। इसके बाद 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन और वयस्क मताधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडल्ट फ्रेंचाइज की वकालत की, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी हमने, वयस्क मताधिकार का, तो इसका मतलब होता है कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होगा, जो उस समय एक बहुत बड़ा सुधार था। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को 1940 में स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजों द्वारा भारत में एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसे अगस्त ऑफर 1940 कहते हैं, पर भारतीयों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किया गया। ये सत्याग्रह जो है गांधी जी की सलाह पर किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे और पंडित नेहरू। ठीक है, आगे चलकर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ये हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। जो संविधान सभा है
उसके गठन होने की पूरी कहानी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ये मिशन कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर भारत में संविधान सभा का गठन जो है फाइनली 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया। तो 1946 में जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। इसमें 3 मेंबर थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए पहली बार निर्वाचन कराया गया। इसमें टोटल मेंबर जो थे वो 389 थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे। इसमें बचे हुए 4 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरों से थे। तो टोटल मेंबर 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। क्लियर? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। अब आगे क्या होता है कि 296 सीट्स में निर्वाचन मतलब इलेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है और 93 सीट्स को नॉमिनेशन में रखा जाता है। 296 सीटों की बात करें तो इसमें से 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास गई और 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग के पास गई और 15 सीटें अदर्स के पास रखी गई। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। इलेक्शन हुए थे 296 सीट्स पर, नॉमिनेशन 93 सीट्स पर, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास गई, 73 सीट्स मुस्लिम लीग और 15 अदर्स को मिली। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स 2 सितंबर 1946 को भारत में पहली इंटरिम सरकार का गठन किया गया। इस इंटरिम सरकार के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड वेवल थे और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं जिसका गठन हुआ था उसमें कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे इन सभी के नाम: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता। इस तरीके से कुल मिलाकर 15 महिलाएं जो थी वो भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। अब यहाँ पर हमने इंटरिम सरकार की बात करी तो इंटरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसका गठन हुआ, तो उस गठन को हम डिस्कस करते हैं। इंटरिम सरकार साल 1946 की, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री। इनका पोर्टफोलियो क्या था वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं डेटा में, आप देख लीजिए ये इंटरिम सरकार के अंदर क्या मंत्रिमंडल जो है वो गठित हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं तो संविधान सभा में BN राव को भारतीय संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में किसे चुना गया था, वैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था, तो BN राव को। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की कुल 3 बैठकें जो है वो हमको देखने को मिलती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डेट दिमाग में रखिएगा, कभी कभी तो डायरेक्टली डेट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली भारतीय संविधान सभा की बैठक देखने को मिलती है। इस बैठक के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यह संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, कुछ दिनों बाद ही। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी को चुना गया। तो ये क्लियर हो गया, पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, कुछ दिन बाद ही। इसमें स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। इस तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका पेश की थी और यही उद्देशिका आगे जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाई, प्रीएम्बल कहलाई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 वो हमको देखने को मिलता है। इस अधिनियम के तहत 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इस दौरान
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में विधेयक जो है वो पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को भारत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो आया। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे तब वो अपने साथ 2 योजना जो है 2 प्रस्ताव साथ में लेकर आए थे। अब ये 2 प्रस्ताव जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा। पहला प्रस्ताव था डिकी बर्ड प्लान। अब ये डिकी बर्ड प्लान क्या है? मई 1947 में आया था ये, तो इसको समझते हैं। ये जो प्लान था इसके तहत संविधान सभा का जो है वो विभाजन किया गया था। कैसे? समझो। मई 1947 में भारत की आज़ादी के समय का दौर चल रहा था। ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने की तैयारी कर रही थी उस समय। इस समय देश का विभाजन जो है पार्टीशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अलग अलग समुदायों और विशेष रूप से हिंदू और मुसलमान के बीच में गहरे मतभेद हमको देखने को मिल रहे थे। इसी संदर्भ में माउंटबेटन जो थे उस समय भारत के अंतरिम वायसराय थे। ये उन्होंने एक योजना पेश की जिसे डिकी बर्ड प्लान कहा गया। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन की ये जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में मौजूद विभिन्न प्रांत जो थे जिन्हें हम आज के दौर पे राज्यों के रूप में जानते हैं उनको स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित कर दिया जाए। इसका मतलब ये था कि ये प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो जाए और अपने खुद के राज्य जो है वो बन जाए, न कि वे स्वाभाविक रूप से भारतीय संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बने। उन राज्यों को स्वतंत्रता जो है वो सीधे ब्रिटिश सरकार से मिले, ब्रिटिश शासन से मिले। अब ब्रिटिश शासन से सीधे अगर आज़ाद हो जाते तो फिर वो क्या करते? खुद का निर्णय लेते। वह भारत के संघ में शामिल होना चाहते या फिर नहीं होना चाहते, ये उनके ऊपर होता। अगर प्रत्येक प्रांत को, हर एक राज्य को ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंसी दी जाती कि वे भारत की संविधान सभा में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। इसके अलावा यदि कोई प्रांत जो है भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया जाता। इस तरह वह प्रांत, वह राज्य जो था वो स्वतंत्र राज्य बन सकता था। तो ये था डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान का सबसे बड़ा प्रभाव यह हो सकता था कि भारत का विभाजन अधिक जटिल हो जाता, क्योंकि हर प्रांत को यह तय करने की स्वतंत्रता मिल जाती कि वह भारत या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं होना चाहता। वह एक स्वतंत्र राज्य जो है वो बनता। इससे न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं तय करना मुश्किल हो जाता, बल्कि इससे देश में अराजकता और अस्थिरता भी बढ़ जाती। हालांकि ये योजना जो है स्वीकार नहीं की गई थी, इसे लागू नहीं किया गया। इसके बजाय माउंटबेटन ने बाद में एक और योजना पेश की जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को उन्होंने ये प्लान रखा। इस योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश जो है वो स्थापित कर दिए गए। इन दोनों देशों की सीमा का निर्धारण जो है वो 2 सीमा आयोग के गठन के द्वारा किया गया। एक पंजाब सीमा आयोग और दूसरा बंगाल सीमा आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, तो उसका प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का भी गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बहुत सारी समितियों का गठन हुआ था, हमने पहले भी पढ़ा था कि संविधान बनाने में इन्होंने बहुत हेल्प करी, अलग अलग कमेटी ने। आगे हम अलग अलग कमेटियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस कमेटी का अध्यक्ष क्या था या इस कमेटी का पर्पस क्या था बनने का, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी प्रारूप समिति की, ड्राफ्टिंग कमेटी की। ये जो समिति थी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी और BR अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही कमेटी है, इसीलिए हमने इसको अलग से पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब 2 हमारे सेक्शन बच रहे हैं। पहला तो ये कि स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल कैसा था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, तब भारत का मंत्रिमंडल जो था वो किस तरीके का था उसको हम डिस्कस करेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और अलग अलग जो कमेटी बनी थी संविधान सभा के द्वारा, जो समितियों का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए, उन समितियों को भी हम डिस्कस करेंगे, उनके अध्यक्ष के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन बच रहे हैं हमारे, बस इनको भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पास में फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये होम मिनिस्टर बने
एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बने। सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। आर.के. शनमुखम शेट्टी वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है ये लॉ मिनिस्टर बने। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। अहमद किदवई संचार मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री और V.N. गॉडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री बने, वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर। तो ये था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि बना था वर्ष 1947 में। ठीक है, काफी क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम अलग अलग कमेटियों की, समितियों की। इन समितियों का गठन क्यों किया गया था? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। इन सभी समितियों के सदस्य जो थे वो प्रमुख भारतीय नेता थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, प्रारूप समिति की। अभी हमने डिस्कस भी किया था। यह समिति भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। यूनियन पावर कमेटी की बात करें, संघ शक्ति समिति की, तो यह समिति का काम केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर विचार करना था। इसका नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका संघ संविधान समिति की बात करें, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो ये कमेटी केंद्र सरकार के संविधान से संबंधित मुद्दों पर काम करती थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति की, तो इस समिति का कार्य राज्य सरकारों के संविधान से संबंधित मामलों पर विचार करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, तो इस समिति ने मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज, उन पर विचार किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट कमेटी है माइनॉरिटी कमेटी, अल्पसंख्यक समिति। इस समिति का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा पर विचार करना था। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट आता है प्रक्रिया के नियम समिति, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इस समिति ने संविधान सभा की कार्यवाही के लिए नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है स्टेट्स कमेटी। ये समिति भारतीय राज्यों के साथ संबंधों और उनके संवैधानिक स्थिति पर विचार करती थी। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लैग कमेटी। इस समिति ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग के डिजाइन और स्वरूप पर विचार किया। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और स्थायी सदस्य जो थे वो थे J.B. कृपलानी। संविधान सभा की संचालन समिति की बात करें तो इस समिति ने संविधान सभा की कार्यवाहियों के संचालन और समन्वय का काम किया। इसके अध्यक्ष थे G.V. मावलंकर। गृह समिति की बात करें तो इस समिति ने आंतरिक मामलों पर विचार किया। इसके अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सीतारमैया। लैंग्वेज कमेटी, इस समिति ने भारत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं पर विचार किया और उन पर नीतियां बनाई। इसके अध्यक्ष थे मोटूरी सत्यनारायण। एंड लास्ट में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की बात करें तो इस समिति ने संविधान सभा की बैठकों के एजेंडे और कार्यों के क्रम का निर्धारण किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? K.M. मुंशी थे। तो ये हमने भारत की अलग अलग समितियों की बात करी जिनका गठन भारतीय संविधान का मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार करना था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार वो क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहले किसे चुना गया था? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करते तो पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा की वैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? तो वैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? B.N. राव को। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका काम क्या था समिति का? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर विचार करना। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की तीसरी बैठक में किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका पेश की थी? भारतीय संविधान के प्रियम्बल को पेश किया था। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो दिमाग में रखिएगा 211। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। संविधान सभा की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी
वो हुई थी नई दिल्ली में। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से कवर करी है। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे समझ में आया होगा। ये हमने पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट किया है पॉलिटी का, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट को डिस्कस किया है। हमने भारतीय संविधान के बैकग्राउंड को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर को समझा, सोर्सेज को डिस्कस किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के बारे में बात करी है। तो ये हमने भारत के संविधान बनने की कहानी को पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। अब जो आगे लेक्चर आएंगे वो हम संविधान के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, जुडिशरी को, गवर्नर को, पंचायती राज को, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% दोस्तों आपको सफलता मिलेगी।